नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स फैक्ट के बारे में। तो पहला जो फैक्ट है वो अजीत विनायक गुप्ते के बारे में है, जिनको जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में भारत के मिस्र में राजदूत हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य दर्पण प्रोजेक्ट के बारे में। तो क्या है अन्य दर्पण प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट जो है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल परिवर्तन योजना, जिसका नाम है अन्न दर्पण प्रोजेक्ट, के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में कोफोर्ज लिमिटेड का चयन किया है। कोफोर्ज लिमिटेड का चयन किया गया है, जिसके द्वारा अन्न दर्पण प्रोजेक्ट के सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा और सारे डाटा को एक साथ लाया जाएगा। अगर मैं बात करूं एफसीआई की, तो एफसीआई जो है वो आपको संसद द्वारा निर्मित खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य संवर्धन, संचालन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण करना। जो एफसीआई होता है उसका मुख्य काम ये होता है कि सरकार के द्वारा जितने भी फसल पे एमएसपी घोषित की जाती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन सपोर्ट प्राइस पे एमएसपी पे सरकार के लिए एफसीआई जो है वो किसानों से अनाज खरीदता है और उस अनाज को अपने गोदामों में स्टोर कर रखता है। उन अनाजों को पीडीएस में, यानी कि जो जन वितरण प्रणाली की दुकान होती है, उस दुकान में इन अनाजों को सरकार के निर्देश पे पहुंचाया जाता है एफसीआई के द्वारा। तो ये मुख्य काम होता है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों के वितरण को करने का काम किया जाता है। तो ये एक वैधानिक संस्था है और इसके द्वारा अन्न दर्पण प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगले फैक्ट की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जो कि लाल टिपारा गौशाला में इसका संचालन किया जाएगा। लाल टिपारा गौशाला जो है, यह गौशाला भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला है जो प्राकृतिक गैस और जैविक खाद का उत्पादन करेगी। बायो सीएनजी प्लांट जो है, यह प्लांट जो है 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करके प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन करेगी। इसमें जैविक खाद के रूप में प्रतिदिन 20 टन उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से चलाई जाएगी, जिसका रख रखाव जो है वो आईओसी के द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में कुल 32 करोड़ रुपए की लागत आएगी और भविष्य में इसके विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि आरक्षित की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना के तहत सीवेज और जल आपूर्ति योजनाएं शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। जो अगला फैक्ट है वो आपको है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में एक एमओयू हुआ है और इस एमओयू में ये प्रावधान किया गया है कि बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क समझौता जो है उसके तहत दोनों, यानी कि इंडियन ऑयल और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के उपस्थिति में इस B2B एग्रीमेंट पे साइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों जो कंपनियां हैं उनके द्वारा आपसी सहयोग से अपने बिजनेस का विस्तार किया जाएगा। भारत के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो डिपो है नेपाल के चितवन में और झापा में भारत के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डिपो है, जिसका संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। तो इस संदर्भ में ये समझौता जो है काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में।
तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है आरबीआई की, जिसमें कहा गया है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर गया है। 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह में 704.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर जो है भारत का आपको विदेशी मुद्रा भंडार का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है। तो भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथे नंबर पे पहुंच गया है जिसके पास इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी कि भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार करने वाला चौथा देश बन गया है, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट है, सुजाता चतुर्वेदी को भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि एसएआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो कि 4 से 10 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा, इसका थीम है अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। वर्ल्ड अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है उसका थीम है 2024 का अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक कार्बन के बारे में। तो क्या है ब्लैक कार्बन? ब्लैक कार्बन को मुख्य रूप से जो है कालिख कहा जाता है, जिसको राख भी बोला जाता है, ठीक है। और ये आपको पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन है, PM 2.5 में ये आता है। इसको जो है ये ब्लैक कार्बन जो है वो लकड़ी और जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उनके अपूर्ण दहन से होता है। यानी कि जो जब पूर्ण रूप से वो नहीं चलते हैं तो उसमें से ब्लैक कार्बन निकलता है। इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको 1500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर कार्बन CO2 इमिशन में इसका इम्पैक्ट है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में अपना प्रभाव छोड़ता है। यह एक शॉर्ट लिविंग क्लाइमेट पोल्यूटेंट है और इसका जो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है वो 4 से 12 दिन है। यानी कि ये पोल्यूटेंट जो है वो 4 से 12 दिन तक वायुमंडल में रहता है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन ये एक फ्रेमवर्क है जो कि 2012 में इसको बनाया गया था। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको गठित किया गया था। ये इसका जो गठन हुआ था वो आपको रिड्यूस पावरफुल वॉलंटरी पार्टनरशिप है, जो कि रिड्यूस पावरफुल बट SLCP को कम करने के लिए इसको बनाया गया था, जिसमें आपको मीथेन गैस, ब्लैक कार्बन जो कि आपको अभी बता रहे हैं मैं, ब्लैक कार्बन, उसके बाद से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC और ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन जो होता है उनको कम करने के लिए क्लाइमेट एंड एयर क्लीन एयर कोलेशन को 2012 में बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिफाइड जीनोम चिप के बारे में, यूनिफाइड जीनोमिक चिप के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा यूनिफाइड जीनोमिक चिप को लॉन्च किया गया है, जो कि पूर्णतः इंडिजीनियस यानी कि भारतीय स्वदेशी तकनीक पे बना है और ये सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब हो गया कि इसका जो निर्माण किया गया है वो आपको इंडिजीनियस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है, जो कि आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स सॉर्टेड सीमन फॉर फार्मर्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली फीमेल कॉल्स। जैसे जो किसान भाई हैं, उनके द्वारा जब पशु पालन किया जाता है तो इस यूनिफाइड जीनोमिक चिप के द्वारा जो भी पशु होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, तो जो जो कल्फ चाहिए, जैसे जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो उनका प्रजनन जो होता है, तो इसमें इसका यूज हो जाएगा। यानी कि मनचाहा प्रजनन किया जा सकता है यूनिफाइड जीनोमिक चिप के द्वारा। अगर किसी को बछड़ा चाहिए तो बछड़ा का चिप लगा लो तो बछड़ा होगा। अगर किसी को जो है बफेलो चाहिए यानी कि बैल चाहिए, तो वो सिर्फ जो है आपको बफेलो का चिप लगा लो तो वो बफेलो ही होगा।
ये आपको फार्मर्स को हेल्प करेगा आइडेंटिफाइंग हाई क्वालिटी कैटल अर्ली एंड इन्हांस डेयरी फार्मिंग इफिशियंसी इन इंडिया। ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा इसका विकास किया गया है। इसमें 2 वर्जन है। एक है आपको गौ चीप। गौ चीप का मतलब होता है अगर आपको गाय गाय का बछड़ा चाहिए थी बछड़ी चाहिए, जो गाय का बछड़ा चाहिए, तो फिर आपको गौ चीप लगाना पड़ेगा, गौ चीप का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको बफैलो का बछड़ा चाहिए तो महिष चीप का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको बफैलो का चिप चाहिए, बफैलो का आपको बच्चा चाहिए तो आपको महिष चिप का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको यूनिफाइड जीनोमिक चिप के बारे में था, जो कि पशुपालन से संबंधित है, यानी कि पशुओं के प्रजनन से संबंधित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और ये आपको मेल का निर्धारण करेगा। इसमें 2 प्रकार के 2 वर्जन है, एक गौ चीप और एक महिष चीप। तो गौ जो है, अगर गाय का बछड़ा चाहिए तो गौ चीप का यूज कीजिए, महिष चीप का यूज कीजिएगा तो बफैलो का बछड़ा मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नोबेल प्राइज 2024 के बारे में। तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2024 का घोषणा हो गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को माइक्रो आरएनए की खोज और जीन गतिविधि को विनियमित करने में इसकी भूमिका के लिए 2024 के चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, विक्टर एम्ब्रोस, जो कि अमेरिका के हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को mRNA की खोज और जीन गतिविधि को विनियमित करने में इसकी भूमिका के लिए 2024 के चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण रेंज में 4थी पीढ़ी की तकनीकी रूप से उन्नत लघु अति लघु दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली यानी कि VSHORADS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया है VSHORADS का। जैव विविधता क्रेडिट क्या है? जैव विविधता क्रेडिट यह एक आर्थिक साधन है जो निजी कंपनियों को वन संरक्षण और पुनरुद्धार जैसी गतिविधियों को वित्त पोषित करने की अनुमति देता है। जैव विविधता क्रेडिट का मतलब सिंपल सा यही है कि कोई भी कंपनी है वो संसाधनों का यूज कर रहा है, तो उनको अपने प्रॉफिट में से उन संसाधनों को संरक्षित करने के लिए एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा और एक इनिशिएटिव चलाना पड़ेगा, ताकि जिस संसाधन का वो यूज कर रहे हैं उसका सस्टेनेबल उपयोग सुनिश्चित हो सके। उसके लिए जो खर्च किया जाएगा उसको जैव विविधता क्रेडिट कहा जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो प्राकृतिक और जैव विविधता पर सकारात्मक प्रभाव डालना, यानी कि जो जैव विविधता है उसको सकारात्मक रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसके बाद हम आज के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है संसदीय राजभाषा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है समिति की स्थापना राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत की गई थी। दूसरा कहता है समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 राज्यसभा से और 10 लोकसभा से होते हैं। समिति का एक कार्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी को अपनाने की प्रगति की समीक्षा करना है। तो इसका ऊपर दिए कथनों में से कौन सा गलत है? तो ये केवल 2 गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। पीसीओएल जो है वो आपको सेक्शन 4 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के सेक्शन 4 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आपको सही है। स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है, क्योंकि कमेटी जो है उसका प्राइमरी जो फंक्शन है रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एडॉप्शन ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। इसका उद्देश्य जो है हिंदी को अपनाने के लिए कोई भी पिटीशन आता है तो उसको रिव्यू करना ऑफिशियल पर्पस के लिए, सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, और जो भी अपनी सिफारिश होगी उसको राष्ट्रपति को सबमिट करना। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, क्योंकि कमेटी जो है
वो 30 सदस्यों की होती है, 20 सदस्यों की नहीं होती है। और लोकसभा और राज्यसभा 30 सदस्यों की होती है, 20 जो होते हैं, जिससे समिति जो होती है वो 30 सदस्यों की होती है। 20 समिति के सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 10 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 30 सदस्यों में 20 सदस्य जो लोकसभा से और 10 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अरावली पर्वतमाला की भूमिका का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है पश्चिमी घाट और दक्कन पठार के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। दूसरा कहता है हिमालय की तलहटी और भारत गंगा के मैदान के बीच एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में कार्य करता है। तीसरा कहता है थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान के बीच एक इकोटोन के रूप में कार्य करता है। चौथा कहता है विंध्य पर्वतमाला को सतपुड़ा पर्वतमाला से अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान के बीच एक इकोटोन के रूप में इसका कार्य करता है। यानी कि भारत में अरावली पर्वतमाला की जो भूमिका है वो थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान के बीच एक इकोटोन के रूप में कार्य करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अरावली रेंज जो है वो आपको नेचुरल ग्रीन वॉल है, और ये आपको इकोटोन के रूप में काम करता है एरियल थार डिजर्ट और फर्टिलाइल गंगेटिक प्लेन। इसका जो रोल है वो बहुत बड़ा है। ये आपको लोकल क्लाइमेट और इकोसिस्टम को बूस्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हॉल्टिंग डिजर्टिफिकेशन ऑफ द गंगेटिक रीजन। तो जो गंगा के हरी भरी क्षेत्र वाला एरिया है, रीजन है, उसको डिजर्टिफिकेशन से वो रोकता है। ठीक है, ये रेंज जो है आपको अप्रोक्सीमेटली 692 किलोमीटर गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, और ये आपको राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के बीच में पड़ता है। तो याद रखिएगा अरावली पर्वत के बारे में। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि उभयचर अभियानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है उभयचर अभियानों के लिए भूमि, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। दूसरा कहता है कि ये ऑपरेशन केवल युद्धकालीन परिदृश्यों के दौरान किए जाते हैं। तीसरा कहता है भारतीय सशस्त्र बलों ने हिंद महासागर क्षेत्र में उभयचर अभियान चलाने के लिए एक सिद्धांत विकसित किया है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो एम्बिशियस ऑपरेशन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लैंड, नावल एंड इन मेनी केसेज एयर फोर्स। तीनों के बीच एम्बिशियस कोऑपरेशन होता, ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा जो है वो सही है। इंडियन आर्म फोर्स जो है वो उन्होंने एम्बिशियस ऑपरेशन डॉक्ट्रिन डेवलप किया है टू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग सच ऑपरेशन स्पेशली इन द स्ट्रेटेजिकली वाइटल इंडियन ओशियन रीजन। तो भारतीय आर्मी ने एक गाइडलाइन, एम्बिशियस ऑपरेशन गाइडलाइंस डॉक्ट्रिन तैयार किया है जो कि सभी सेनाओं को एक साथ कनेक्ट करती है। तीसरा जो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। एम्बिशियस ऑपरेशन कैन बी कंडक्टेड बोथ ड्यूरिंग वार टाइम एंड पीस कीपिंग मिशन। मतलब वार टाइम में और पीस कीपिंग मिशन दोनों रूपों में इसका जो ऑपरेशन, एम्बिशियस ऑपरेशन के लिए जो गाइडलाइन है उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है वियतनाम और फिलीपींस में तूफान के निर्माण में योगदान देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गर्म समुद्री जल तूफानों के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। दूसरा कहता है मानसूनी हवाएं अक्सर तूफानों को तीव्र कर देती है, खासकर पीक सीजन के दौरान। तीसरा कहता है फिलीपींस और वियतनाम की भौगोलिक स्थिति उन्हें तूफानों के सबसे बुरे प्रभाव से बचाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है वो कहता है सही है, क्योंकि वार्म ओशियन वाटर्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक क्रिएट्स ए आइडियल कंडीशन फॉर टाइफून फॉर्मेशन। तूफान के निर्माण में
जो इस वेदर का वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है वो आइडियल कंडीशन निर्माण करता है। स्टेटमेंट 2 जो है वो भी सही है। मानसूनल वाइंड्स जो होता है, मानसूनी जो हवाएं होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो टाइफून के लिए ड्यूरिंग द पीक सीजन में काफ़ी उसके लिए टाइफून के लिए जो है वो उपयुक्त होती है। स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है। वियतनाम फिलीपींस जो है वो हाईली वल्नरेबल हैं वर्स्ट इफेक्ट ऑफ टाइफून, मतलब टाइफून के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में वियतनाम और फिलीपींस आते हैं। इनका जो लोकेशन है वो आपको टाइफून बेल्ट में पाया जाता है। दे फ्रीक्वेंटली सफर सेवर डैमेज कॉज बाय दिस स्टॉर्म। तो इनके क्षेत्र में काफ़ी नुकसान होता है टाइफून और स्टॉर्म से। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, वियतनाम निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है थाईलैंड, चाइना, लाओस। दूसरा कहता है म्यांमार, चीन, थाईलैंड। तीसरा कहता है चीन, कंबोडिया और लाओस। इसका आंसर हो जाएगा चीन, कंबोडिया और लाओस के साथ वियतनाम जो है वो भूमि साझा करता है। वियतनाम अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है 3 देशों के साथ। लैंड बॉर्डर मतलब भूमि, चाइना के साथ पहले, उसके नॉर्थ में चाइना के साथ, उसके बाद लाओस जो है वो वेस्ट में है, लाओस जो है वो वेस्ट में है। उसके बाद से आपको नहीं, लाओस इधर हो जाएगा, लाओस। कंबोडिया जो है वो आपको साउथ ईस्ट में है, कंबोडिया जो है आपको साउथ ईस्ट में है, यानी कि यहाँ आपको कंबोडिया हो जाएगा। दिस जियोग्राफिक कनेक्शन प्लेस वियतनाम स्ट्रेटेजिकली इन साउथ ईस्ट एशिया। वियतनाम ऑल्सो हैज मैरीटाइम बॉर्डर्स विथ अदर कंट्रीज, जैसे साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के साथ इनका जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो आपको काफ़ी इकोनॉमिकली और जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंस रखता है वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि वो काफ़ी बिजी एरिया है कनेक्ट करने के लिए। तो ये थी आज की डिस्कशन, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।